हेलो एवरीवन, द नॉलेज गेंद्र के ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, क्लास 10th बिहार बोर्ड की हम इतिहास की पुस्तक पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में हम यूरोप में राष्ट्रवाद को पढ़ रहे हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। यहाँ पे आज हम इस वीडियो में 1830 की जो फ्रांस में क्रांति हुई थी उसको पढ़ेंगे, इसका रीजन पढ़ेंगे और उसके प्रभाव को पढ़ेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। जुलाई 1830 की क्रांति। देखिए, ऐसा आप जानते हो कि चार्ल्स 10वां एक निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था। इस चित्र में आप जिसको देख रहे हैं यही है चार्ल्स 10वां, जो काफी निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था। निरंकुश का मतलब इसको सत्ता की कोई समझ नहीं थी। प्रतिक्रियावादी शासक का मतलब है जो वैसा शासक जो जनता की परेशानियों को ना समझे। उसके दरबार में जो रहने वाले हैं वो जैसा फीडबैक दे रहे हैं उसी के अनुसार काम करने वालों को प्रतिक्रियावादी कहते हैं। फ्रांस में राष्ट्रीयता की भावना का जन्म हो रहा था, जनतंत्रवादी भावनाओं का विकास हो रहा था। इन भावनाओं से चार्ल्स 10वां को ऐसा लगा कि मेरी सत्ता पलट हो सकती है, इसलिए उन्होंने संविधान में कई ऐसे अमेंडमेंट ला दिए ताकि जनता की आवाज है वो दबी रह जाए। इसी प्रतिक्रियावादी सोच के कारण इसने एक ऐसे नेता को चुना जिसका नाम था पॉलीगेनिक। वो भी प्रतिक्रियावादी स्वभाव का था और उसी को इन्होंने प्रधानमंत्री बना दिया। कौन है पॉलीगेनिक? यही है, देखिए ये गोरचमार्ट सा बंदा दिख रहा है, यही था प्रतिक्रियावादी पॉलीगेनिक। इस चार्ल्स 10वां के पहले किसका शासन था? लुईस 18वां का शासन था। लुईस 18वां ने क्या किया था? पूरे फ्रांस में समान नागरिक संहिता लागू की थी कि सभी व्यक्ति समान हैं, कोई भी इलीट इन्वायरमेंट का नहीं है, कोई भी उच्च नहीं है, सभी नागरिक समान है। इन्होंने समान नागरिक संहिता का अपने संविधान में इन्होंने जगह दी थी। इसके वजह से क्या है कि जो नीचे तबके के लोग थे वो भी बराबरी का दर्जा पाना चाहते थे और ये इनको पसंद नहीं था। पॉलीगेनिक को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो चाहता था कि जो अभिजात्य वर्ग हैं, जो इलेट इन्वायरमेंट वाले लोग हैं, हाई क्लास के लोग हैं, वो हमेशा शक्तिशाली बने रहें। चार्ल्स 10वां ने पॉलीगेनिक को कई विशेषाधिकार दे दिए, संविधान में कई ऐसे परिवर्तन कर दिए, उनको विभूषित कर दिया ताकि ये जो समान नागरिक संहिता है इसको हटाया जा सके। अब क्या था कि फ्रांस में लिबरल्स यानी उदारवादियों का समूह था। ये उदारवादी क्या करते थे कि फ्रांस में आम नागरिक के साथ जुड़े रहते थे। वो उदारवादी औरतों के साथ अपना समूह बनाते थे, बच्चों के साथ और युवा लोगों के साथ समूह बना के कोई भी असंवैधानिक गतिविधियां हो रही हैं उसके खिलाफ ये सड़कों पे उतरते थे। उदारवादियों ने पॉलीगेनिक के इस परिवर्तन को अपनी चुनौती समझा और क्रांति के विरुद्ध उन्होंने षड्यंत्र समझा और उदारवादियों ने पॉलीगेनिक के किए गए परिवर्तन को अपनी चुनौती समझा और क्रांति के विरुद्ध इन्होंने षड्यंत्र समझा। पॉलीगेनिक के विरुद्ध उदारवादियों के बीच में बहुत ही गहरा असंतोष पैदा हुआ था। इसकी वजह से पॉलीगेनिक और चार्ल्स 10वां की छवि पूरे फ्रांस में खराब होने लगी। उनको शक की निगाहें से देखा जाने लगा। ऐसे 4 अध्यादेश चार्ल्स 10वां ने लाया जिससे कि आम लोगों के उत्तरदायित्व को दबाया जा सके। इन अध्यादेश के विरोध में, क्योंकि ये अध्यादेश लेकर आया अपने हिसाब से, ये अध्यादेश लेके आया, संविधान में परिवर्तन किया जिसके वजह से आम नागरिकों को, आम जनता को, मध्यवर्गीय लोगों को, किसानों को, कारीगरों को काफी प्रॉब्लम आने वाली थी। तो इसके विरुद्ध में फ्रांस के पेरिस में एक क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी से गृह युद्ध आरंभ हो गया और इसे जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति कहते हैं। ये आपके सामने एक प्रश्न भी दिखाई दे दिया। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 1830 की क्रांति के बारे में जरूर पूछा जाएगा। यदि बोर्ड में नहीं तो प्री बोर्ड में जरूर पूछा जाता है। इस पे एमसीक्यू भी बनते हैं। तो 1830 की क्रांति क्या है? 1830 की क्रांति चार्ल्स 10वां के विरुद्ध में लड़ी गई जब चार्ल्स 10वां ने 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों द्वारा आम नागरिकों, जनता, मध्यवर्गीय लोगों, कारीगर, किसानों के उत्तरदायित्व के गला घोटने का काम किया। इसी अध्यादेश के विरोध में पेरिस में एक क्रांति हुई जिसे फ्रांस की क्रांति कहते हैं। क्योंकि यह जुलाई महीने में हुई इसलिए जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। अब इस क्रांति की वजह से इतनी भगदड़ मची कि चार्ल्स 10वां को फ्रांस छोड़ना पड़ा और फ्रांस छोड़ के वो इंग्लैंड भाग गया। देखिए कितना डरपोक था ये क्रांति से डर के भाग गया इंग्लैंड में और वहां पे ये पलायन कर गया। इस प्रकार फ्रांस में जो बुर्बो वंश था, बुर्बो वंश का ही ये था चार्ल्स 10वां। अब आपको
बुर्बो वंश के और कौन कौन से शासक थे, तो आप देखेंगे तो बुर्बो वंश के और शासक थे जैसे कि 14वां 15वां 16वां 17वां 18वां, ये जो लुइस समुदाय थे, जो लुइस नाम से स्टार्ट होते हैं, वो बुर्बो वंश के ही शासक थे। और इस प्रकार से चार्ल्स 10वां का अंत हो गया और बुर्बो वंश का भी अंत हो गया। 1830 की क्रांति हुई थी, उसने सबसे बड़ा कार्य क्या किया, उसने सबसे बड़ा कार्य किया कि बुर्बो वंश का अंत कर दिया। और लास्ट शासक यही चार्ल्स 10वां ही थे। जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो दूसरा वंश अस्तित्व में आया, राजगद्दी पे बैठा। उस राजगद्दी पे बैठने वाले वंश का नाम था आयंस वंश। आयंस वंश को गद्दी दी गई और इस वंश का जो शासक बना वो लुइस फिलिप। ये याद रखिएगा, हमेशा ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि बुर्बो वंश के बाद फ्रांस में कौन सा शासन आया, तो आर्यस वंश आया। आर्यस वंश का पहला शासक कौन था, तो आर्यस वंश का पहला शासक लुइस फिलिप था। ये एमसीक्यू पूछा जाता है। अब देखिए कि उदारवादी आपने समझ लिया, उदारवादी यानी लिबरल ग्रुप वैसे ग्रुप थे जो कि आम जनता के टच में थे, उनकी समस्याओं को लेकर सामने आते थे। कोई भी यदि परिवर्तन हो रहा है ऐसा जो कि आम लोगों के लिए विनाशकारी है तो उसके विरुद्ध ये लोग आवाज उठाते थे। उन्होंने क्या किया, उदारवादियों ने पत्रकारों के साथ मिला और पत्रकारों के साथ, पेरिस की जनता के साथ, खास करके इन्होंने औरतों को एक ग्रुप बना के टारगेट किया कि इनके साथ हम लेकर चलेंगे। उनको बहुत समर्थन प्राप्त हुआ। उदारवादियों को पत्रकारों और पेरिस की जनता का बहुत समर्थन प्राप्त हुआ। इन्होंने ही तो 1830 की जुलाई में वो क्रांति लाई जिससे कि चार्ल्स 10वां भाग गया, तो इसको बहुत समर्थन प्राप्त हुआ। अतः इसकी नीतियां उदारवादियों के पक्ष में थी। अब क्या था कि जो भी ये नीति बनाता था तो ये उदारवादियों के विचार विमर्श के साथ ही बनाता था, जिसके वजह से संवैधानिक गणतंत्र निमित्त रही। मतलब इन्होंने संविधान में कुछ ऐसा बड़ा छेड़छाड़ नहीं किया जिससे कि आम जनता को परेशानी हो। अब आइए जानते हैं कि 1830 की जो क्रांति हुई उसके क्या प्रभाव थे। 1830 की क्रांति के प्रभाव क्या होंगे। पहले तो देश में कट्टर राजसत्तावासियों का प्रभाव था। क्या था कि पहले जो भी राजतंत्र में जो शासक थे उनका प्रभाव काफी था और वो काफी कट्टर हो गए थे, उनका प्रभाव कम हुआ। वास्तव में ये क्रांति जो थी मध्य वर्ग में लोक संप्रभुता के सिद्धांतों की देन थी। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया। जो पहले फ्रांस की क्रांति हुई थी उसमें जो सिद्धांत बनाए गए थे उसको इन्होंने जीवित किया और जो वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को इन्होंने निर्मूल सिद्ध कर दिया। अब यहाँ पे वियना कांग्रेस का उद्देश्य आ रहा है, तो याद कीजिए मेरा पिछला वीडियो जहाँ पे हमने मेटरनिक को पढ़ा था। मेटरनिक ने क्या किया था कि वियना कांग्रेस में उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की थी कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जितनी आज़ादी लोगों को दी थी सारी आज़ादी छीन ली जाए और वो पुरानी व्यवस्था लाने की कोशिश किया था। तो उसी को वियना कांग्रेस कहते हैं और जो वियना कांग्रेस का उद्देश्य था उसको निर्मूल सिद्ध कर दिया, मतलब उसको जीरो कर दिया कि भाई वैसा कुछ भी फ्रांस में नहीं चलने वाला है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसको समझ रहे हैं। मैं एक बार इसका रिकैप भी लूंगा जहां पे आपको अच्छे तरीके से फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। संपूर्ण यूरोप में इसका प्रभाव पड़ा। देखा देखी सारे देशों में ये जाने लगा मैसेज कि यार हम चाहें तो सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। हमारे राजा यदि हमारे हिसाब से नहीं चले तो हम ऐसी क्रांति ला सकते हैं जिससे उन्हें अपनी गद्दी छोड़ के बाहर पलायन करना पड़े। राष्ट्रीयता का जन्म हुआ, देशभक्ति की भावना बढ़ी, यूरोपीय राष्ट्रों के राजनीतिक एकीकरण हुआ, संवैधानिक सुधार हुए ताकि आम लोगों को, आम जनता को, कारीगरों को, मध्यवर्गीय लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। राष्ट्रवाद का विकास हुआ। 1830 की क्रांति का ही नतीजा है कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो गया। ये दोनों एक हो गए। यूनान, पोलैंड और हंगरी इसके जो करीबी देश थे वहां पे भी राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ। वहां भी शासकों के विरुद्ध आंदोलन उठने लगे। आगे चलकर क्या हुआ कि फ्रांस में लुइस फिलिप के खिलाफ भी आवाज उठने लगी जिससे फ्रांस में एक और क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। अब देखिए यहीं पे क्रांति खत्म नहीं हो रही है, इसके बाद एक और क्रांति होगी जिसको 1848 का क्रांति कहेंगे। 18 साल तक लुइस फिलिप का शासन रहा तो इन्होंने कुछ गलतियां की, उन्होंने उदारवादियों का साथ नहीं दिया जिसकी वजह से एक और क्रांति हुई। उस क्रांति को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर क्रांति हो क्या रहा है और इसका नतीजा क्या निकल रहा है। 1830 की क्रांति में आपने क्या देखा
कि 1830 की क्रांति में लगभग फ्रांस में राजतंत्र का अंत होने लगा था। अब वहाँ पे उदारवादियों की हिसाब से वहाँ के पार्लियामेंट में अपने हिसाब से बिल पास हो रहे थे और सभी वर्गों का ख्याल रखा जा रहा था। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और द नॉलेज गेनर चैनल को, इस चैनल को जरूर आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके एजुकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 1848 ईस्वी की क्रांति। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।